गुड मॉर्निंग मेरे भाई। तो हम लोग बहुत अच्छे से लूसेंट को पढ़ रहे थे। इधर अभी तक 5 लेक्चर पढ़ लिए हैं एंशियंट हिस्ट्री का। आज क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 6 में पढ़ना है ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यमन राज्य, शक और कुषाण। इससे पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? मौर्य साम्राज्य पढ़े थे। ठीक है, तो अब चलो शुरुआत करते हैं हम अपना ब्राह्मण साम्राज्य से। थोड़ा सा हम रिकेप आपको दे देते हैं। हम पढ़ रहे थे मगध। मगध पे इतने सारे वंश ने राज किया है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश। ठीक है, तो अभी हम क्या स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? शुंग वंश से आगे पढ़ना है। मौर्य वंश तक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो चलो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम लूसेंट में आपको दिखाए थे। तो देखो मेरे भाई, शुंग वंश और कर्ण वंश को ही ब्राह्मण वंश कहा गया है। ठीक है, ये दोनों वंश को ब्राह्मण साम्राज्य कहा गया है, ब्राह्मण राज्य कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है शुंग वंश। तो शुंग वंश में बहुत सारे राजा थे। कौन कौन से? तो पुष्यमित्र शुंग थे, पहले राजा ऐसे हुए थे। दूसरे राजा हुए अग्निमित्र, और तीसरे राजा थे देवभूति। तीसरे राजा थे देवभूति। ये जो तीनों राजा थे वो शुंग वंश के राजा थे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं शुंग वंश को। तो शुंग वंश यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, और हमारे पास भी लिखा हुआ है शुंग वंश। इधर देखो मेरे भाई, हाँ यहाँ पे देखो शुंग वंश। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश का, शुंग वंश से पहले पढ़ना था हम लोग को मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। उसकी हत्या कर दी उसी के सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग ने। जब बृहदत्त का हत्या हो गया, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, इसका जब हत्या हो गया, किसके द्वारा हत्या किया गया? तो इसी के सेनापति था पुष्यमित्र सिंह। जब पुष्यमित्र सिंह ने बृहदत्त की हत्या कर दी तो एक नया वंश का स्थापना किया था जिसको कहा गया शुंग वंश। शुंग वंश का स्थापना किसने किया? पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया। 185 ईसा पूर्व में किया गया था। और शुंग वंश का जो शुंग वंश था ना, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके स्थापना किया गया था। मतलब ये लाइन सीधा सीधा ये कह रहा है ना कि इससे पहले मौर्य वंश था। मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदत्त, उसकी हत्या कर दी गई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा और शुंग वंश की स्थापना कर दिया गया। तो ऐसे हुआ शुंग वंश की स्थापना। इसके पीछे का ये कहानी था। हम लोग क्लास पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए। ये जो नोट्स दिया गया है ना, लूसेंट के कंप्लीट नोट्स है। हमने इसके पीछे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है भाई। आराम से आप मेरे क्लास देखो, नोट्स को रिवीजन करो, तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को तुम फोड़ दोगे। नोट्स बनाने के पीछे का रीजन ये है ना भाई कि बहुत कम शब्दों में अच्छी चीज़ें हम डिलीवर कर सकें। ये जो नोट्स है आपको पैराग्राफ कहीं देखने को नहीं मिलेगा और लंबा लंबा वाक्य नहीं है हमारे नोट्स में मेरे भाई। तो ये नोट्स आप अच्छे तरीके से बनाओ और अपनी पढ़ाई को पूरा करो, अपना सिलेबस को पूरा करो। तो चलो, पुष्यमित्र शुंग क्या किए थे इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना किया था किसका? तो शुंग वंश का। शुंग वंश की राजधानी पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को बनाया था और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र के शुंग के दरबार में ना एक पुरोहित रहते थे जिनका नाम था पतंजलि। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पुरोहित किस वंश से संबंधित, पुरोहित पतंजलि किस वंश से संबंधित है? तो शुंग वंश से। और किनके दरबार में? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। ऐसे ऐसे थोड़ा सा खोल के पढ़ना है हम लोगों को। पुष्यमित्र शुंग ने भरौत स्तूप का निर्माण कराया था। और देखो, अब इसके दरबार में एक रहते थे बाणभट्ट, वो लेखक थे। इनका एक पुस्तक था हर्षचरित। तो ये बस आपको इसका इतना पता रहना चाहिए ना कि बाणभट्ट का एक पुस्तक है हर्षचरित। बस आपको इतना ही याद रखना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पुष्यमित्र शुंग पढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। अश्वमेध यज्ञ 2 बार कराया था। इनके दरबार में एक पतंजलि पुरोहित रहते थे। भरौत स्तूप का निर्माण कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। अब देखो लूसेंट में मेरे भाई, लूसेंट में देखो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग, पतंजलि, अश्वमेध यज्ञ, भरौत स्तूप, अगला शासक अग्निमित्र। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा वही इसमें है। ऐसा एक्स्ट्रा कुछ बताने के लिए ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। आप नोट्स को पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो मेरे भाई। तुम्हारा दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि हमको ये पूरा रटना है। नहीं दोस्त, काम वाइज पढ़ो, उतना पढ़ो जितना रिजल्ट हो, उतना पढ़ो जितना तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाए। अब चलो अगला शासक पढ़ते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? शुंग वंश का संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग के बाद से एक अगला शासक है अग्निमित्र। ठीक है, तो जो अग्निमित्र थे ना, अग्निमित्र इनका ये प्रमुख पात्र थे। एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम।
ठीक है, ये नाटक का पुस्तक है। इसमें प्रमुख पात्र रहे अग्निमित्र। अब अग्निमित्र के ही समय यमन राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी अग्निमित्र के समय में। अब अग्निमित्र के बाद से अगला शासक हुए देवहूति। देवहूति जो शुंग वंश का अंतिम शासक थे। तो शुंग वंश में 3 राजा शासक किए थे। कौन कौन? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र और देवहूति। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्रम को याद रखना। ठीक है, पहले कौन राजा आए, फिर उसके बाद कौन आए, फिर उसके बाद कौन आए। ये सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। यही स्टेटमेंट बस क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अब देवहूति शुंग वंश का अंतिम शासक थे। तो इसके बाद से अगला वंश कौन आया, चलिए देखते हैं मेरे भाई। देखो, अब यहाँ पे आया था कर्ण वंश। देखो, कर्ण वंश में बस इतना आपको पता होना चाहिए, संस्थापक थे वासुदेव, अंतिम राजा थे सुशर्मा। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव, अंतिम राजा सुशर्मा। अब लूसेंट में देखो, तुमको लगता होगा ना कि कर्ण वंश ज़्यादा है, बहुत कम लिखा है। तो देखो आप यहाँ पे लूसेंट में देखो, कर्ण वंश देखो कितना छोटा में लिखा गया है। ये क्या समझ में आएगा? कोई नया नया लड़का पढ़ रहा होगा तो ये लूसेंट क्या है भाई, उसके हाथ में तो लूसेंट है लेकिन सिलेबस को नहीं पकड़ पाएगा, कभी नहीं पूरा कर पाएगा। तो बस मेरे साथ जुड़ जाओ, मात्र 100 दिन तक पूरा लूसेंट हम तुमको करा देंगे। तो कर्ण वंश का अंतिम राजा थे सुशर्मा। ठीक है, तो मेरे भाई कर्ण वंश के बारे में इतना ही पढ़ना था। देखो कर्ण वंश कैसे आया, देखो बताते हैं। देवहूति जो थे ना, अंतिम राजा थे शुंग वंश का। तो देवहूति की हत्या किसने कर दी थी? ये कर दी थी वासुदेव ने, हत्या कर दिए थे। वासुदेव जी ने देवहूति की हत्या कर दिए, तब कर्ण वंश आया। मतलब कर्ण वंश की स्थापना की है वासुदेव ने। और फिर अंतिम राजा कर्ण वंश के सुशर्मा थे। ठीक है, अब देखो सुशर्मा की हत्या भी हो गया था। इसका हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो सिमुक के द्वारा हत्या कर दिया गया था सुशर्मा की हत्या, तब जाकर सातवाहन वंश आया था। तो सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। इतिहास में देख रहे हो राज्य के प्रति कितने लॉयल हैं कि मर्डर हो जा रहे हैं बड़े से बड़े राजा महाराजा को। तो सातवाहन वंश के समझ गए ना कैसे है सातवाहन वंश? ऐसे है। कर्ण वंश की राजा थे कौन? अंतिम राजा थे सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किसने कर दी थी? सिमुक ने। तब सातवाहन वंश की स्थापना की सिमुक ने। अब सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मत्स्य एवं वायु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश संस्थापक कौन है? सिमुक थे। सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश का स्थापना हुआ। फिर सातवाहन वंश की राजधानी 2 जगह थी। कहाँ कहाँ? एक प्रतिष्ठान, एक अमरावती। जो ये दूसरी राजधानी थी अमरावती। अब प्रतिष्ठान जो थी ना, प्रमुख राजधानी थी। मतलब 1 नंबर पे प्रतिष्ठान को रखा गया है, दूसरे नंबर पर रखा गया अमरावती को। जो सातवाहन वंश थे उसमें राजकीय भाषा की देखो भाई प्राकृत थी। जो लोग सातवाहन वंश में रहते थे, जो राज्य में रहते थे उस समय, तो प्राकृत भाषा बोला करते थे। अब ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। सातवाहन वंश के लोगों ने ब्राह्मी लिपि का ज़्यादा प्रचलन था उन लोगों के बीच में। राजकीय प्रतीक चैत्य है। उस समय सातवाहन वंश की राजकीय प्रतीक चैत्य है। अब देखो सातवाहन वंश के एक शासक थे सातकर्णी। इनके पास 2 उपाधि थी। क्या किया? दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक्र। अप्रतिहत चक्र देख रहे हो मेरे भाई, ये 2 उपाधि थी सातकर्णी के। सातवाहन वंश से दोनों उपाधि संबंधित हैं, याद रखना। दक्षिणा पथपति का क्या मतलब होता है? तो दक्षिण के स्वामी। अब चलो, अब सातवाहन वंश में एक दरबारी साहित्यकार थे। मतलब एक नहीं, बहुत सारे दरबारी साहित्यकार थे, लेकिन उसमें से 2 काफ़ी फेमस हैं, गुणदाय और हाल। तो गुणदाय जो थे ना, गुणादय, इनकी एक पुस्तक है बृहद कथा। और हाल की गाथा सप्तशती। हाल जो साहित्यकार थे, मैंने कवि थे एक प्रकार से, तो इनकी पुस्तक थी गाथा सप्तशती। ऐसे पढ़ा जाता है भाई। बहुत गर्मी हो रहा है, सब लाइट पंखा बंद किए हैं। बात हम 3 बार 4 बार बोल दिए एक वीडियो में। लूसेंट में भी भाई देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है सातवाहन राजवंश। हम लोग यही पढ़ रहे हैं सातवाहन राजवंश। प्रतिष्ठान, ये सब चीज़ राजधानी नहीं देख रहे हैं भाई यहाँ पे, सब हम लोग पढ़ेंगे। ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा, चैत्य, जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, जिससे क्वेश्चन आता है, वो सारा लिखा दिए। तुम चिंता मत करो भाई। नोट्स को सबसे जरूरी है तुम संभाल के रखो, नोट्स को सबसे जरूरी पढ़ो। क्या पढ़ रहे थे? दरबारी साहित्यकार गुणदया थे, बृहद कथा। फिर एक और थे दरबारी कवि हाल, गाथा सप्तशती थे इनका पुस्तक। अब सातवाहन वंश की प्रशासन जो विभाजन थी ना, उसको आहार कहा जाता था। इस आहार को देख रेख कंट्रोल जो करते थे उनको अमात्य कहा जाता था। प्रशासन विभाजन को क्या कहा जाता है? आहार। आहार को जो कंट्रोल करते थे उन्हें अमात्य कहा जाता है। अमात्य। भाई पसीना से देखो सारा कॉपी भीज गया भाई।
इतना पसीना हो रहा है भाई। अब जो उनकी मुद्राएं क्या थी, सातवाहन वंश की मुद्राएं क्या थी, तो चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे, ये सारे उस समय की मुद्राएं थी सातवाहन वंश की। अब जो राजकुल था ना सातवाहन वंश की, पितृतंत्रात्मक थी, मतलब वहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा बोलबाला था, मतलब पुरुषों का ज़्यादा प्रचलन था सातवाहन वंश में। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन देयर नेम ऐसा कहा गया है कि मातृ सत्तात्मक भी साम्राज्य है, ठीक है, सातवाहन वंश में। मतलब इस दोनों को थोड़ा बहुत क्या दिया गया, अपॉर्चुनिटी दिया गया है, माता को भी पुरुषों को। मतलब नाम के आधार पर देखा जाए तो मातृ सत्तात्मक है, और राजकुल के आधार पर देखा जाए तो पितृतंत्रात्मक थी। अब सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सबसे पहले शुरुआत की थी। तो किस वंश ने, तो सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों की भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत की थी। ये जो बात है, मतलब भूमि दान देने की प्रथा नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है, मैंने नानाघाट अभिलेख में लिखा हुआ है। अब नीचे देखते हैं और क्या लिखा है, बस ये याद करने वाला है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। अब आगे देखो, अब दूसरा चैप्टर, कलिंग का चेदी वंश। अब देखो इसमें भाई, कहाँ पे, यहाँ पे कलिंग का चेदी वंश सारा कुछ लिखा गया है। प्रतापी शासक था खारवेल, ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे हम। देखो आओ यहाँ पे, कलिंग का चेदी वंश का महानतम शासक था खारवेल। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। खारवेल जो था ना जैन समर्थक था। अब खारवेल जो था ना वो गुफाओं का निर्माण कराया था। कौन कौन गुफाएं, तो उदयगिरी और खड़गिरी गुफाएं के निर्माण कराया था। जो खारवेल था 2 गुफाओं का निर्माण कराया था। कौन कौन, उदयगिरी और खंडगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी। सारे बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब अगला चैप्टर देखो, भारत में यमन राज्य, भारत में यमन राज्य। बस इसमें इतना ही पढ़ना था भाई, तुम्हारा लूसेंट भी इतना ही देवे किया है। बस यहाँ से यहाँ तक जो था हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो ये पढ़ना है, भारत के यमन राज्य, हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। यहाँ पे भी पढ़ना है कौन सा, भारत में यमन राज्य, चैप्टर नंबर 17। लूसेंट का जो एडिशन है ना 2026 का है भाई, तो नया वाला बुक तुम खरीद लेना। ये जो विदेशी शासक के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंद यूनानी। तो हिंद यूनानी को ना बैक्टीरियाई कहा जाता है, बैक्टीरियाई यानी यूनानी, और बैक्टीरियाई यूनानी भी कहा गया है। हिंद यूनानी को बैक्टीरियाई यूनानी भी कहा गया है। हिंद यूनानी का सबसे पहला आक्रमण डेमेट्रियस ने भारत पे किया था। डेमेट्रियस ने सबसे पहला आक्रमण किया था जो कि हिंद यूनानी से था। सबसे प्रमुख शासक मिनांडर था। हिंद यूनानी का सबसे प्रमुख शासक मिनांडर था। अब देखो जो मिनांडर था ना, बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन से लिया था। जो ये बौद्ध धर्म के गुरु थे नागसेन, इन्हीं से शिक्षा लिया था मिनांडर। और मिनांडर और नागसेन की वार्ता यानी कि प्रश्नों और उत्तर का सोल्यूशन मिलिंद पन्हो में ग्रंथ में लिखा हुआ है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में लिखा हुआ है, यानी इनकी जो बीच में जो वार्ता हुआ है ना, मिलिंद पन्हो ग्रंथ में लिखा हुआ है। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी ने चलाए थे। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी चलाया। पर्दा प्रथा की शुरुआत हिंद यूनानी के लोगों ने किया। पर्दा प्रथा की शुरुआत हिंद यूनानी के लोगों ने किया। अब देखो क्या पढ़ना है, अब शक के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 18 शक, चैप्टर नंबर 18 यहाँ पे शक के बारे में देखो। यहाँ पे भी देखो लूसेंट में भी चैप्टर नंबर 18 शक। हर चीज़ भाई एक एक चीज़ तुमको हम करा देंगे, तुम टेंशन मत लो। अब शकों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भले तुमको लग रहा होगा ना कि वीडियो 20 मिनट का है या फिर 25 मिनट का है, 30 मिनट का है, तुम जब बैठ जाओगे ना इसको याद करने पढ़ने के लिए तो बहुत तुमको टाइम लगेगा भाई। 4 घंटा 5 घंटा तुम सारा नोट्स लिखोगे, 2 घंटा 3 घंटा बैठ के याद करते होगे, तब एक चैप्टर कंप्लीट होता है। तुम 18 मिनट और 20 मिनट वीडियो देख लोगे, उससे थोड़ी हो जाएगा। समझो हमको कितना मेहनत पड़ता है। सारा चीज़ पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, हर चीज़ को संवारते हैं कि भाई क्या है। और हाँ भाई वीडियो अच्छा लगे तो भाई कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। अभी देखो क्या होता है, कहाँ तक चल पाते हैं हम लोग। हर चीज़ कंप्लीट कराते हैं भाई, उसका चिंता तुम मत करना। सिलेबस क्या होगा क्या नहीं हम कराएंगे भाई। बस तुम पढ़ते जाओ, जितना दे रहे हैं उतना पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। अब देखो शक चैप्टर नंबर 18 क्षत्रप।
शक का दूसरा नाम था क्षत्रप। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, यानी कि हम ऊपर लिख दिए इसको, इसलिए लिख दिए ताकि घबराए नहीं, मतलब दिमाग में आपको धड़ाक से चमके। शक क्षत्रप, देख रहे हो कितना सिंपल लिखे हैं, बड़ा बड़ा पैराग्राफ और सेंटेंस नहीं है, बस छोटा है, याद करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है भाई, इसको बचा कर रखना, एक बार बना लेना। तो शक का जो दूसरा नाम था क्षत्रप था। 5 शाखाएं थी इसमें। प्रथम शासक थे मऊ, जो शक वंश था ना, इसके प्रथम शासक थे मऊ। शकों ने विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत शुरुआत की। विक्रमादित्य की उपाधि इसी के समय प्रचलित हुआ, शक के समय ही प्रचलित हुआ। नेहपान भी शक से संबंधित है, याद कर लेना बस। नेहपान भी शक शासक हैं, शक वंश से संबंधित है, बस इतना याद रख लेना। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन थे। शक वंश के सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन थे। इन्होंने सुदर्शन झील का मरम्मत कराया, दोबारा निर्माण कराया, मैंने जीवन उद्धार कराया था। यानी गुजरात में जो सुदर्शन झील है ना, उसका निर्माण कराए थे कौन? रुद्रदामन, जो शक का सबसे प्रतापी शासक थे रुद्रदामन। लेकिन रुद्रदामन का निर्माण पहली बार कौन कराया था? तो मौर्य वंश के पुष्यगुप्त कराए थे, याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना। क्या रुद्रदामन है सुदर्शन झील को मरम्मत कराए, लेकिन ये जो थे निर्माण कराए थे पुष्यगुप्त। संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन संस्कृत भाषा के जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। अब देखो अगला बार हम क्या पढ़ेंगे, विदेशी व्याकरण में पहलव, यानी कि पार्थियन। पहलव को ही पार्थियन कहते हैं। इसमें बस थोड़ा सा पढ़ना है। इनका मूल स्थान ईरान के रहने वाले थे। पहलव ईरान के रहने वाले थे। अगोंडोफर्निसस शक्तिशाली शासक था पार्थियन का, इन पहलव का। बस 3 पॉइंट याद रखना है, ज़्यादा नहीं है। देख लो यहाँ पे भाई लूसेंट में, पार्थियाई, गोंडोफर्निसस और ईरान के थे। बस जो था हम सब लिखवा दिए हैं, ज़्यादा कुछ भाई नहीं है इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पार्थियन लोगों का मूल निवासी ईरान था, सब लिख दिए हैं। इनके पास पढ़ना है कुषाण, तो देखो हमें लिख दिए इसके बाद कुषाण। हर चीज़ अरेंज फॉर्मेट में मिलेगा, तुम टेंशन मत लो। अब देखो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस ने किया था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस ने किया था। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे कनिष्क थे। जब इनका राज्यारोहण हुआ 78 ईस्वी में, तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था। शक संवत का प्रारंभ हुआ। जो कनिष्क थे ना, चतुर्बौध संगीति इन्हीं के समय हुआ था। कनिष्क के समय में चतुर्बौध संगीति। इनके दरबार में विद्वान कवि रहते थे, विद्वान दरबारी थे। क्या क्या नाम था उनका? पार्श्वनाथ, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक। ये जो थे कनिष्क के दरबार में सबसे विद्वान थे, ये कवि थे उनके दरबार में। अब जो रेशम मार्ग का कंट्रोल कौन किया था? कनिष्क। कई सारा एग्जाम में आया है कि रेशम मार्ग का नियंत्रण किस वंश रेशम मार्ग का नियंत्रण किस वंश का था और कौन से राजा का था? तो वंश जब कहेगा तो कुषाण वंश, राजा कहेगा तो कनिष्क। अब देखो आगे कनिष्क के बारे में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ें। कनिष्क थोड़ा लंबा है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये जो थे ना, इनका विचार अशोक से मिलता था, इसीलिए द्वितीय अशोक कहते थे। ये हर धर्म को रिस्पेक्ट करते थे, ऐसा नहीं चाहते थे कि मतलब कोई धर्म दब के रहे या फिर कोई लोग, मतलब इनका शासन बहुत अच्छा रहा है कनिष्क का। हमारे इतिहास में अशोक का भी शासन अच्छा रहा है, इसीलिए इनको द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय का समर्थक करते थे कनिष्क। बौद्ध धर्म का एक शाखा थी महायान, उसी का समर्थन करते थे कनिष्क। अब कनिष्क के दरबार में बहुत सारे कवि और रचनाएं रहते थे। एक एक करके कवि और रचनाएं के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। चाहते तो वीडियो को हम लंबा खींच सकते थे, 40 मिनट 45 मिनट, लेकिन क्या फ़ायदा भाई, कम समय देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे, सब कुछ रिवीजन करा देंगे। तुम्हारे पास भी टाइम कम है, बस तुम लिखो, जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछो, वीडियो दोबारा से देखो। ऐसा थोड़ी है कि डिलीट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ऑफलाइन है। तुम जितना बार चाहो उतना बार हमसे पढ़ सकते हो। वीडियो चलाओ, पढ़ो, देखते चलो। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे कवि रहते थे, बहुत फेमस कवि थे। उनकी कुछ रचनाएं के बारे में पढ़ते हैं। ये जो रचनाएं हैं आपको वन लाइनर में देखने को मिल सकता है। पुस्तक में लेखक जब 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से मिल सकता है भाई। तो हर चीज़ याद रखो, एक एक चीज़ एक एक नंबर पे काम करना है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। चाहे दरोगा का हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो भाई, एसएससी सीजीएल वगैरह, हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक होता है लूसेंट का। जो लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी करता है उसके पास ये किताब होता है। 12वीं पास किया, इसके हाथ में किताब देखने को मिलेगा।
1 साल पढ़ेगा कुछ नहीं समझ में आएगा, 2 साल पढ़ेगा कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब वो ऐसे पढ़ेगा एकदम अच्छे से सीक्वेंस वाइज में नोट्स बना के, तब ना भाई इसका इम्पैक्ट दिखेगा। आजकल मैट्रिक के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है, मैट्रिक्स के लिए नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या मैट्रिक में किताब नहीं था लेकिन नोट्स बनाया जाता था ना, ताकि हर चीज़ याद हो जाए, हर चीज़ समझ में आए। तो कोई समझा रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई बता रहा है, तो इसका रिस्पेक्ट करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ो लिखो, पूरा मेहनत करो। अश्व घोष चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष रहे हैं। अश्व घोष जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था ना बौद्ध धर्म का, तो अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष रहे हैं। इनकी रचनाएं 2 गो थी, बुद्ध चरित और सौदरानंद। और भी रचनाएं हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ये है बुद्ध चरित और सौदरानंद। एक और कवि थे नागार्जुन, मध्यमिका सूत्र का लेखक है ये। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मध्यमिका सूत्र। इनको भारत का आइंस्टीन कहा गया है। सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किसने किया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत का खोज दिया था नागार्जुन ने उस समय। देख रहे हो कितना प्रतापी हुआ करते थे कवि। एक और कवि थे वसुमित्र, महाविभास सूत्र इनका लेखक है। महाविभास सूत्र अध्यक्ष रहे हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में अंतर होता है, तो वसुमित्र अध्यक्ष रहे चतुर्थ बौद्ध संगीति के। एक और लेखक थे इनके दरबार में चरक संहिता इनकी पुस्तक के नाम है। कनिष्क के राजवैद्य थे, तो क्वेश्चन आएगा कि कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो चरक कौन थे? तो कनिष्क के राजवैद्य थे। माने राजा के क्या उस समय के डॉक्टर थे, देख रेख करते थे। कोई बीमार हो गया था कनिष्क के दरबार में उस समय, मतलब उनके महल में, तो ये चरक ही थे जो इलाज करते थे, कनिष्क के राजवैद्य थे। एक और कवि है भास, तो इनकी 2 लेखक हैं, 2 पुस्तकें हैं, चारादत्ता और स्वप्न सौदत्ता। चारादत्ता और स्वप्न सौदत्ता। देखो ये फोटो खींच लेना मोबाइल में, ये जो सारा है ना मोबाइल में फोटो खींच लेना, कहीं मिले 5 मिनट पढ़ते रहना, याद करते रहना, टाइम को वेस्ट मत करना। 2 मिनट तो लगेगा, खट से रिविजन कर लोगे। नागसेन मिलिंद पन्हू के लेखक हैं। नागसेन किसके द्वारा लिखा गया? तो मिलिंद पन्हू। इसमें क्या चर्चा की गई है? तो एक जो मिनांडर थे ना उनकी और नागसेन की बातों को इसमें लिखा गया है मिलिंद पन्हू में। ये बौद्ध क्या थे? बौद्ध गुरु थे नागसेन। अब देखो काली मिर्च को यमन प्रिय कहा जाता था उस समय, काली मिर्च को यमन प्रिय, बस इतना याद करो। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट 3 गो पॉइंट लिख दिए हैं, हर एग्जाम में सवाल आता है, हो सकता है आपके भी एग्जाम में आ जाए, कई बार पूछा गया है। ये अलग अलग राजवंशों का अलग अलग बात है, कौन क्या सिक्के से रिलेटेड है, तीनों को एक जगह लिख दिए हैं ताकि कोई भुलाएगा नहीं, कोई घबराएगा नहीं, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने चलवाए थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलवाया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त ने चलवाया था। तो इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण, सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त, यानी बनिया लोग था ना, गुप्ता लोग, बनिया। सोना का सिक्का सबसे ज़्यादा चलवाया था गुप्त लोगों ने। शुद्ध यानी कुषाण, ठीक है, ये ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण वंश से संबंधित है कुषाण शब्द, कुषाण शासकों ने। फिर सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने चलवाया था। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग हिस्ट्री कंटिन्यू पढ़ेंगे, जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। आज का हमारा लेक्चर नंबर कितना था? 6 था। कल पढ़ेंगे आगे यहाँ पे संग वंश और गुप्त संगम युग और गुप्ता साम्राज्य, क्लास नंबर 7 कल पढ़ेंगे। तो भाई जाओ, नोट्स बनाओ, लेक्चर को कंप्लीट करो। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैसेज करो, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। कोई तो पढ़ा रहा है भाई, पढ़ो मन लगा के। चलो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे। गर्मी बहुत है, हमको भी बहुत गर्मी हो गया है, सारा कॉपी भीग गया है, देख रहे हो पसीने से, यहाँ पे सगरू भीग गया है। ये बुक देख रहे हो लूसेंट का, कितना पसीना हुआ है। चलो अब भाई एक बात बताओ, लेक्चर समझ में आएगा ना तो कमेंट करके जाना भाई एक अच्छा। और अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे लाइफ में हम थोड़ा रोल निभा रहे हैं ना तो लाइक शेयर कर देना भाई प्लीज़। कोई पैड बैच तो है नहीं, कमेंट ही शेयर ही हमको मोटिवेट करेगा। जितना कमेंट आएगा, जितना शेयर आएगा, उतना लेक्चर भागेगा, उतना सिलेबस जरूर भगाएंगे। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।